लेबनान में इजरायल की विध्वंसक बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। इजरायल के हमले के बाद धू धू कर जले घरों की तस्वीरें सामने आई हैं जिन पर यह हमला किया गया है। इजरायल की तरफ से लगातार बमबारी जारी है, लगातार हवाई हमले जारी हैं इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। तो दक्षिणी बेरूत पर इजरायल का जोरदार हमला, इजरायली हमले से दहला पूरा इलाका। इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही, कई इमारतों पर दागी मिसाइल। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायल की भीषण स्ट्राइक जारी है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायली हमले से पूरे इलाके में तबाही मची हुई है। ये देखिए विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। ये आईडीएफ का टारगेटेड अटैक है जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। एक साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे। देखिए हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि इन हमलों की वजह से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। ये टारगेटेड अटैक था आईडीएफ की ओर से जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए एक के बाद एक विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमला हुआ, विस्फोट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए हैं। हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और योव गैलेंट की ओर से चेतावनी भी दी गई है। बॉर्डर पर सैनिकों से मिले रक्षा मंत्री, हिजबुल्लाह के खात्मे का संदेश दिया गया है। वहीं नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी निशाने पर है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को आदेश भी दिया गया है। बॉर्डर पर सैनिकों से इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। तो देखिए किस तरह से एक्शन में है आईटीएफ और 118 आर्म ब्रिगेड। गोलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी टैंक और इजरायली एयरफोर्स का इस पर अटैक हुआ है। गोला बारूद डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट, हिजबुल्लाह के दफ्तर, सैन्य ठिकाने, सप्लाई लाइन, सब पर वार किया गया, सब पर हमले किए गए। तो योव गैलेंट की चेतावनी इसे माना जा रहा है जिसमें नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी अब निशाने पर है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को अब आदेश भी दे दिया गया है। और देखिए एक्शन में आईडीएफ है, 188 आर्म्ड ब्रिगेड, गुलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक, सब कुछ तैयार है। आईडीएफ इनके जरिए अब हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन ले रही है। तो एक्शन में आईडीएफ है, गोला बारूद डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट, ये सारी चीजें तबाह की गई हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं उनसे। सुमित, सवाल यही है कि इजरायल तो अनस्टॉपेबल है और जिस तरह से ये फ्रेश अटैक किए जा रहे हैं, लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, अब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा, यानी कि वो बात सही साबित हुई कि ग्राउंड ऑपरेशन करके अपने बॉर्डर को सिक्योर करने का अगला मिशन है इजरायल का। देखिए बिल्कुल ये बात बहुत क्लियर थी रवि, क्योंकि लगातार मैं आपको बताऊं कि इन इलाकों के अंदर अगर इजराइल इस तरीके से बेका वैली हो या दूसरे इलाके हो, यहाँ पर अगर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, लगातार यहाँ पर अपने आर्मर्ड आर्टिलरी व्हीकल खड़े कर रहा था इस इलाके में, और उसने अपने, आप देखिए कि कई डिविजन्स को, खासतौर पे ना सिर्फ उसने अपने गाजा से अंदर बल्कि उसने वेस्ट बैंक से भी अपने कई डिविजन्स के ब्रिगेड्स को लगातार इस इलाकों में मूव कर दिया। तो 3 से 4 डिविजन उसने वहां पर डिप्लॉय कर दी थी। तो इसका मकसद साफ था कि इजराइल अगर इतनी ज्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो सिर्फ उसका मकसद है कि वो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर करीब यानी 130 किलोमीटर की उस रेंज के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट करेगा। भले ही वो इस बात को लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कहे या फिर वो कहे कि लिमिटेड हम ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इजराइल ये मन बना चुका है कि वो जब तक इन इलाकों के अंदर अपनी सेना को ले जाकर नहीं बैठाएगा तब तक उसके नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न इलाके जो है वो सिक्योर नहीं हो सकते, वो लोग वापस अपने घर नहीं आ सकते। और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो इजराइल ने ना सिर्फ बेरूट या फिर धाइया, जो हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल, आप इसे सेंटर कह सकते हैं, ऑपरेशनल एरिया कह सकते हैं, हेडक्वार्टर्स का एरिया कह सकते हैं, उस तक को पूरी तरीके से जब तक बर्बाद नहीं कर दिया तब तक उसने अपने ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं किए। और जैसे ही वो सारे मिशन अकम्प्लिश किए गए उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस अब धीरे धीरे साउथ लेबनान के इलाकों में कूच कर रही है, वहां पर जाकर अपने मेन जो अपने 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 सेंटर्स हैं उनको बना रही है, क्योंकि उसको ये उम्मीद है
कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह सुमित, दोबारा से ऐसे में रिवाइव ना कर ऐसे में सके। हिजबुल्लाह की तरफ से किस तरह का रेजिस्टेंस आ सकता है? कहीं कोई प्रतिरोध आ सकता है क्या? देखिए, अब जो कैपेबिलिटीज है हिजबुल्लाह की, वो लगभग ना के बराबर है। हिजबुल्लाह के पास भी जरूर है कि उसके पास बड़े मिसाइल हैं, उसके पास मीडियम रेंज के मिसाइल है, उसके पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन आखिरकार उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको ग्राउंड के ऊपर उसको इनिशिएट करने के लिए अब वो कैपेबिलिटीज नहीं है। ज्यादातर बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, नए कमांडर्स के पास वो इस समय कैपेबिलिटीज नहीं है। वो अभी तक अपने ग्राउंड वर्कर्स को बूस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सब में दहशत है। खासतौर पे ना सिर्फ आप देखिए आम लोगों में, बल्कि हिजबुल्लाह के लोकल कमांडर्स में, उनके लोगों में भी अब ये दहशत है कि जहां पर भी आप ऑपरेट करोगे, इजराइल वहां पर आपको टारगेट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हिजबुल्लाह के खिलाफ। और अगर कर भी दिया तो इजराइल के पास इस समय जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हैं कि उसको ज्यादातर नुकसान नहीं होता, और ये हम देख भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के पास लिमिटेड ऑप्शन ही है, और वो लिमिटेड ऑप्शन भी इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन आप बता रहे हैं हिजबुल्लाह के लिए सुमित, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह के लिए इस वक्त कमजोर स्थिति में हिजबुल्लाह नजर आ रहा है इजराइल के कंपैरेटिवली। और इसी पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विनोद सर, जिस तरीके से अब टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के सारे लोकेशन को टारगेट करके चुन चुनकर उन पर आईडीएफ की स्पेशल ऑपरेशन जारी है, हमले किए जा रहे हैं, क्या इसे इस युद्ध का फाइनल अटैक माना जाए इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के लिए? फाइनल अटैक तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक पपेट है और इनका जो डोर है वो ईरान में कहीं है, और ईरान कितने हद तक डरा हुआ है उस पर निर्भर करता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने ग्राउंड ऑपरेशन में ये जरूर देखा होगा कि लेबनीज आर्मी भी लग गई है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में। तो लेबनान में कहीं क्या अधिकांश जगह में हिजबुल्लाह के साथ इनका सहानुभूति है ही नहीं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, लेबनीज आर्मी के सबसे बड़े से बड़ा जो आर्मी ऑफिसर है, या फिर उनका जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक छोटे से छोटा हिजबुल्लाह जो लड़ाकू है उससे कम वेतन पाता है। और ये बात सब जानते हैं कि जो प्रो हिजबुल्लाह हैं उनको डायरेक्ट फंडिंग उनके बैंक में ईरान से आ रहा है। तो ये जानते हैं कि किसी तरह ये हिजबुल्लाह का जो कैंसर है ये लेबनान अपने इलाके से हटाना चाहता है। ट्रिपोली भी लेबनान में है। ट्रिपोली क्यों सुर्खियों में नहीं है? क्योंकि ट्रिपोली में हिजबुल्लाह का प्रेजेंस ना के बराबर है। तो ये इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन पैलेस्टाइन के साथ नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने ये अपना मैप पीछे लगाया हुआ देखिए, किरियात शिमोना के जो बाएं इस तरफ टुवर्ड्स द सी, तो आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि लेबनान में एक इंटरनल डिवाइड है, और उस डिवाइड में हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर इजराइल के टारगेट पर अकेला ही नजर आ रहा है। अभी तक की स्थिति तो यही नजर आ रही है। लौटेंगे समझने के लिए और आपसे। और देखिए, बेरूत में इजरायली हमले के बाद भारी तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हुए हैं। इजरायली हमलों से दहला पूरा इलाका। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद कैसी स्थिति है। पूरे इलाके में अफरा तफरी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और पूरा इलाका जो है इस हमले की जद में आया है। ये देखिए, और वहीं इजराइल का बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह मुख्यालय को टारगेट किया गया है, और इस हमले में भी कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। बमबारी में जमींदोज हुआ हिजबुल्लाह का मुख्यालय। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें भी तबाह हो गई है। और जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ उसका मकसद क्या है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इजराइल ने पहले हमास को खत्म किया, अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की बारी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। छुपे हुए लड़ाकों को मारने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया, और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इसका मकसद है। हमारे साथ हमारे
सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं और साथ ही ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित, एक सवाल तो यहां पर यह भी है कि वाकई में हिजबुल्लाह का अगर खात्मा हो भी जाता है तो क्या इजराइल सुरक्षित माना जाएगा? क्योंकि ये बात कही जा रही थी हमेशा कि हिजबुल्लाह अगर खत्म हो गया तो हमास के बाद हिजबुल्लाह एक बड़ा चैलेंज था और उसके बाद इजराइल के बॉर्डर्स सुरक्षित हो जाएंगे। क्या एक ये रियलिटी है या फिर खतरा हमेशा बना रहेगा? रवि, देखिए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आप देखिए खत्म नहीं होते। अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन चला, लेकिन अलकायदा अभी भी आपको कई जगहों पर उसके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान हो या दूसरी जगह हो। हालांकि ये जरूर है कि आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये ग्रुप्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं बचेंगी कि वो अब इस समय इजराइल पर बड़े टारगेट कर सके। और यही चाहते हैं, यही इजराइल चाहता है कि कम से कम ऐसे ऑपरेशन चला दिए जाएं कि अगले 10-15 साल तक, 20 साल तक ये अपने आप को रिवाइव ना कर सके। इनकी जो पीछे से आती रसद है, जो इन्होंने अपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन की कैपेबिलिटीज बनाई है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि ये बड़ा खतरा ना बने इजराइल के लिए। और इजराइल वही कर रहा है। इजराइल का मकसद अगर ग्राउंड ऑपरेशन पे जाकर बैठना है, अपनी लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन चलाने हैं, तो उसके पीछे का मकसद भी यही है कि कम से कम जहां पर इन्होंने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे, जहां पर इन इलाकों में इन्होंने अपने मिसाइल से डिप्लॉय कर रखे थे, रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय कर रखे थे, फिजिकली जाकर उन इलाकों को अपने हाथ में ले लिया जाए और तब तक ले लिया जाए, तब तक रखा जाए जब तक हिजबुल्लाह पीछे ना हट जाए और जब तक कि इजराइल उनको पीछे हटकर भी उनको न्यूट्रलाइज ना करते। तो एक ये लॉन्ग, आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है इजराइल की, और इजराइल ये तब तक करता रहेगा जब तक उसको ये अपने आप पे एतबार ना हो जाए कि उसने कम से कम आने वाले इस खतरे को बहुत हद तक रोक दिया है। बिल्कुल सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह डिप्टी चीफ शेख कासिम की इजराइल को चेतावनी, इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे। शेख कासिम ने कहा है इजराइल के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी है। शेख कासिम का बयान। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार धमकी दी जा रही है। और इस खबर को अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख कासिम की इजराइल को सीधी चेतावनी है, इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे। लेकिन विनोद सर, क्या इस वक्त हिजबुल्लाह इस सिचुएशन में है कि इजराइल को जवाब दे सके? इन धमकियों का कोई असर होता नजर आ रहा है आपको? क्या हिजबुल्लाह की कोई बड़ी तैयारी है इजराइल के खिलाफ? नहीं, हिजबुल्लाह की तैयारी वहीं तक सीमित है जहां तक उनको सामान मिलता रहेगा ईरान से। और वही मैं अभी जो जिक्र किया, ग्राउंड ऑपरेशंस की जो रिक्वायरमेंट क्यों है, ये दर्शकों को समझना जरूरी है। आप देखती हैं यहाँ किर्यात शिमोना है, एक बड़ा सा छोटा सा एक पैच है नॉर्थ के तरफ, जो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट सुमित भी यहाँ जाके रिपोर्टिंग कर चुके हैं। यहाँ से लेकर के ये इस एरिया से लेकर के सी तक इनको नहीं अगर कट ऑफ किया जाए, या फिर इस एरिया को नो वेपन जोन जब तक नहीं बनाया जाए, तब तक नॉर्थ इजराइल हमेशा खतरे में रहेगा। और सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा, आपने कवर भी किया ग्राउंड से, कि सबसे ज़्यादा रॉकेट अटैक हो या फिर किसी तरह की अटैक हो, ये नॉर्थ इजराइल में सबसे ज़्यादा हुआ है। सो ये इनका जो लिमिटेड ऑफेंसिव का यही मतलब है, क्योंकि मोस्ट लेबनीज में अधिकांश लेबनीज जो हैं ये हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। और लेबनान एक भारत की तरह एक देश है, इसमें शिया हैं, सुन्नी हैं। एक ज़माने में ये एक क्रिश्चियन बहुमूल्य इलाका हुआ करता था लेबनान, इसको स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहा जाता था। तो लेकिन वक्त के साथ इसकी डेमोग्राफी बदली और यहाँ ऐसे प्रॉक्सीज भी खड़े होते गए। सुमित, सवाल यहाँ पर यही है कि अगर लेबनान की हम बात करें, जैसा कि ऑगस्टीन सर कह रहे थे कि कई सारे फैक्शन हैं, आप वहां पर रहे हैं, पब्लिक की मेंटालिटी वहां पर क्या दिखी? क्योंकि एक क्रिश्चियन बहुल इलाका भी है, वो भी 30% के करीब आबादी है। इसके अलावा शिया सुन्नी का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या वाकई में जो ऑन द ग्राउंड सपोर्ट है हिजबुल्लाह का, वो इंटैक्ट है या फिर वो भी हिलेगा इस सारे ऑपरेशन के बाद? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगस्तीन सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वहां पर कुछ चीजें आपको ऐसी दिख जाती हैं जो आपको रिसेंबल करती है भारत की तरह। वहां पे बहुत कम्युनिटीज का, बहुत आप कह सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज वहां पर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ लेबनान, जो अभी से एक्टिव वॉर जोन के तौर पर घोषित है, और एक है नॉर्थ लेबनान, जहां पर लगातार ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, ज्यादातर ड्रूज हैं, दूसरी कम्युनिटीज हैं। और जो साउथ लेबनान है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, यहाँ पर कई दूसरे ग्रुप्स भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये
कि लंबे समय तक हिजबुल्लाह के वहां रह जाने की वजह से, हिजबुल्लाह के वहां से कंट्रोल करने, चाहे उसे आप दहशत कह सकते हैं, चाहे वो लगातार वहां पर लोगों उनके ग्राउंड लोगों के साथ उनके अटैचमेंट कह सकते हैं, उनका काम करना कह सकते हैं, लोग ज्यादातर इनके साथ काम करते हैं। ओजीडब्ल्यू मैं आपको बताऊं, हर छोटी छोटी जगह पर आपको इनके ओजीडब्ल्यू मिल जाएंगे, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इनको ना सिर्फ इंटेलिजेंस देते हैं बल्कि इनके लिए दूसरे काम भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी जो रूट्स हैं उस इलाके में, साउथ लेबनान में बहुत ज्यादा मजबूत है, और उसी के बेसिस पे हिजबुल्लाह लंबे समय तक अपना साम्राज्य, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता आया था। लेकिन अब जब से टॉप लीडरशिप का सफाया हुआ है, जब से लगातार कहा जा रहा है कि बड़े के बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, निश्चित तौर पर लोगों में वो सेंटिमेंट भी आ गए हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा, ये कब तक हम लोग इस तरीके से इस तरीके के अटैक, इस तरीके की दहशत झेलते रहेंगे। तो ये जो अलगाव वाली जो फीलिंग है, ये जो हटने वाली फीलिंग है, ये जरूर इन लोगों में आ रही है। लेकिन क्या वो लोग पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की, सरकार के साथ में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए प्रेशर बहुत है, ये आप कह सकते हैं कि जरूर लोग इस समय परेशान है, लगातार उनके इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि हिजबुल्लाह का सर्वाइवल अभी भी उन लोगों के साथ है और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए एक और अहम खबर आ रही है, लेबनान में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने भारी तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि आयनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। और लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन लगातार जारी है। पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमले, जी हां, हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत बताई जा रही है। इजरायल पर हमले कर रहा था पॉपुलर फ्रंट, तो उसके ठिकानों पर भी हमले किए गए और उसका कमांडर मारा गया। लेबनान में ये अटैक, विनोद ऑगस्टिन सर, एक चीज है कि जो लीडरशिप खत्म हुई है, जो कमांडर्स खत्म हो रहे हैं हिजबुल्लाह के, उसकी भरपाई में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जो भी मारे गए हैं इन अभी तक के हमले में, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे और सालों से हिजबुल्लाह के सारे ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे, इंटरनेशनल कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे थे। तो ये नई लीडरशिप खड़ी होने में ही कितना समय लग सकता है और ये कितना बड़ा नुकसान साबित होगा ऐसे में, जबकि इजरायल बहुत ही अपफ्रंट है, अटैकिंग है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका एक सीधा सीधा जवाब ये है, जब आप जूनियर लीडरशिप को प्रोत्साहन नहीं देंगे और जूनियर लीडरशिप की तरफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर लीडरशिप की तरफ आप अपना एक लीनिएज नहीं बनाएंगे और हर चीज में उनको इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वही होगा जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ हुआ। ये हमास और हिजबुल्लाह, इवन IRGC, इवन ईरान, ये एक लीडरशिप सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि प्रोसेस सेंट्रिक। आप कोई भी एक प्रोफेशनल आर्मी को देखिएगा, वो प्रोसेस सेंट्रिक है। आज कल के तारीख में इंडियन एयर चीफ चेंज हुए, नए एयर चीफ आए, कोई एक मिलीमीटर के इतना एयरफोर्स के फंक्शनिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या वही चीज हम हमास या फिर हिजबुल्लाह के बारे में कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि ये लोग इसलिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये जानते हैं ये हट जाएंगे तो इनका वर्चस्व पहली बात खत्म हो जाएगा, इनका पैसा आना खत्म हो जाएगा, इनके ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। हो सकता है जूनियर लीडरशिप इनको पुश करके वो गद्दी में ही बैठ जाए। ऐसे भी केसेस हमें देखने मिला है जहां जैसे औरंगजेब ने कहा था, आज भी वो हो रहा है, क्योंकि अपना ही बेटा जो है उनको रिप्लेस कर रहा है। यानी आप ये मानते हैं कि लीडरशिप का संकट एक बड़ा संकट है हिजबुल्लाह के लिए, ऐसे में जब उसके सामने एक प्रोफेशनल आर्मी है IDF, और जो कि बिल्कुल सिस्टम से काम करती है, प्लानिंग से काम करती है, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के तहत उसका फंक्शन नहीं है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की। जी हां, जम्मू कश्मीर में आज अंतिम चरण का मतदान है। आज 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान है। 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। आज मतदान समाप्त हो जाएगा। आज 40 सीटों पर, अंतिम 40 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता कर रही है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ गांधीनगर जम्मू से जुड़े हुए हैं, महराज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांदीपुरा से, और इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त
जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकित के पास चलेंगे। अंकित, क्या तैयारियां हैं आज के चुनाव की? अंतिम चरण का चुनाव है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है पहले चरण के पीछे के चरणों के बाद? देखिए 7 बजे का वक्त है और 7 बजे ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है। कुछ लोग यहाँ पर वोट कास्ट करके आए हैं। जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये वाल्मीकि समाज से है, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार ये लोग जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा में अपना वोट डाल पा रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। कितने खुश हैं आप लोग? जबरदस्त खुश हैं सर, खुशी समाई नहीं जा रही हमसे। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया है जो भी है। इससे पहले कभी वोट नहीं डाल सके? नहीं, ये वाला नहीं थे डाल सकते, दूसरे डाल सकते थे हम, ये वाला वोट नहीं थे डाल सकते। आज खुश है? आज जबरदस्त खुश हैं जी। तो देखिए ये वाल्मीकि समाज से है जो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। 370 हटने के बाद पहली बार जो है इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और यहाँ पे आप देखिए हर यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, युवा है, हर कोई अपना वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट कर पा रहा है। और लगातार जो वोटिंग है वो हो रही है, क्योंकि आज लास्ट फेज का चुनाव है। 370 हटने के 5 साल के बाद यहाँ पर वोटिंग जो है वो हो रही है। और आपको बता दें कि तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कुछ और भी लोग हमारे साथ सुबह जब से वोटिंग शुरू हुई है, मतदाताओं के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ सेंटर पर मौजूद है, वोटिंग कर रहे हैं। और हमारे इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी बारामूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। इरफान, बारामूला में कैसा माहौल है? पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में कैसा उत्साह? देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो ही 7 बज गए तो लोग जो है वो लगातार यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे हैं। लंबी कतारें हैं। बारामूला ज़िले का सिंहपुरा इलाका है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ में बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी करूँ मैं पहले। तो क्या नाम है सर आपका? गुलाम अहमद अली। क्या क्या इश्यूज है यहाँ पर जिसको लेकर आप वोट करते हैं? क्या क्या मसाइल है यहाँ? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पानी का प्रॉब्लम है। हाँ, बताइए। पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो करीबन 16 सीट्स पर जो आज मतदान होना है, खासतौर पर कश्मीर के 3 जिलों में बांडीपोरा, कुपवाड़ा और यहाँ पर बारामूला ज़िले में, तो कहीं ना कहीं 107 जो कैंडिडेट्स हैं उनका आज यहाँ किस्मत का फैसला होगा। इस तीसरे फेज़ में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो है निर्दलियों की। 51 निर्दलीय जो है वो लड़ रहे हैं। 1.5 मिलियन मतदाता है जो आज यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। वही मैं बता दूं 400 कंपनीज जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो है वो तैनात की गई हैं। महिलाएं भी खासतौर पर यहाँ वोट करने के लिए आए। क्या नाम है आप? बिल्कुल लंबी कतारें हम देख रहे हैं सुबह से ही। आप बात करते रहिए लोगों से, मतदाताओं से। चलेंगे बांदीपुरा। महराज अहमद वहां हमारे साथ जुड़े हैं। महराज, बांदीपुरा से क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप सुबह के मतदान की? बिल्कुल रवि, बता दें 7 बजे के बजने के साथ ही जो है यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता मतदाता जो है वो अब यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे जो है जमा होने लगे। हम एक छोटे से पोलिंग स्टेशन पे और यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता अब लाइनें बनना शुरू हो गई है। बता दें आपको कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज 40 सीटों पर जो है चुनाव होगा, जिसमें कश्मीर में 16 सीटें हैं और विशेषकर कहें तो बारामूला में 7, बांडीपुरा में 3 और अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो 6 सीट्स पर जो है चुनाव होगा। निसंदेह ये सीमावर्ती ज़िले हैं सभी और निसंदेह इन पर जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी मतदान रहता है और जिसके चलते कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं पे इस बार जो है क्योंकि लास्ट अंतिम जो है चुनाव चरण है तो इसमें देखना दिलचस्प होगा कि 107 मतदाता प्रत्याशी जो फील्ड में है कौन कौन से किस किस क्षेत्र से जो है चुने जाएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा। जी रवि। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वोटिंग की अपील की है। लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं, वोट करें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अमित शाह का पोस्ट। विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करें, अमित शाह ने कहा।